मैं अशफाक हुसैन हूँ, एक 75 साल रिटायर्ड सरकारी अफसर। 1945 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीएससी किया। 1948 में पाकिस्तान आ गया। मेरे लरजते कांपते हुए हाथों को एक जमाने में फौलादी शिकंजा कहा जाता था, और आज इनकी तरफ देखते हुए अपने आप पर तरस आता है। झुर्रियों के जाल का ये तवील तरीन सिलसिला मेरे हाथों को छूता हुआ, मेरे मसामों से होता हुआ मेरे बदन के अंदर रुक सा गया है। मैं इधर उधर की बातों में वक्त जाए किए बगैर आपसे बस इतना कहूंगा कि बुढ़ापा मौत की सिमत जाने से पहले राह में खड़ी वो तंग घाटी है कि जिसमें से निकलते निकलते आदमी बेजान हो जाता है। इस एहसास को किसी हद तक कम करती है औलाद, या फिर वो बुढ़िया जो बीवी के रुतबे पर फायज होती है। लेकिन अगर बुढ़िया वक्त से पहले दगा दे जाए, बीच रास्ते में छोड़ जाए, और औलाद बाप को बरसों पुराने काठ कबाड़ की हैसियत से बरतने लगे, तो तो सुनो जी। क्या लाए हो? गोभी आलू हैं। गोभी आलू का फेस्टिवल हो रहा है क्या? रोज गोभी आलू, रोज गोभी आलू। फ्रिज में रखा हुआ बासी खाना खिला खिला कर मार दो मुझे। तुम जानते हो ये बासी है। बीबी शारजा जाते हुए हिदायत करके गई थी कि जब तक फ्रिज का खाना खत्म नहीं होगा नया कुछ नहीं बनेगा। बीबी, अगर खुदा का अपनी जात पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है और हमारे एक एक निवाले का हिसाब रखा जाता है, नहीं खाना मुझे ले आओ, ले आओ जी आलू को भी। आलू को भी। काश हम बुढ़ों की कद्र करना भी आजकल की नस्ल उसी तरह सीख ले जिस तरह
बाजार से खरीदे हुए एंटीक फर्नीचर की जाती है। काश सलाम आपा जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई गुलाम मोहम्मद, हुक्म करें आपा जी। वो पीपल के पेड़ के पास जो बाजरे की प्लेटें लटकी हुई हैं, उसका बाजरा ख़त्म हो गया है, याद से डाल देना। जी। अच्छा चलो, मैं खुद डाल देती हूँ। ये आप बैठे ना आपा जी, आप भी कमाल करती हैं। हर बात आप दरखास्त के अंदाज में करती हैं। हुक्म किया करें, वो मालकों के तो टौर ही और होते हैं। आप तो बड़ी अल्लाह लोग हैं जी। वैसे आपा जी, सबसे ज्यादा परिंदे हमारे इस पीपल के पेड़ पे आते हैं। कल ही मैंने हुदूद का एक जोड़ा देखा था, बड़ा प्यारा लग रहा था आपा जी। बस जरा सर्दी आने दी, फिर देखें कैसे कैसे परिंदे आते हैं सिंध और हिंद से। मैंने बड़ी जगह काम किया है आपा जी, लेकिन जो रौनक और जो सुकून मुझे यहां आके मिला है ना, वो मैं नहीं बता सकता ईमान से। ये बात मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, हक सच की बात कर रहा हूं। अल्लाह बख्शे, मेरी बचपन मां कहा करती थी कि जिस बंदे की जात से किसी को फैज पहुंचता हो ना, वो बंदा तो उस फलदार दरख्त की तरह है जिसकी खुशबू हमेशा महकती रहती है। और आपा जी, आपसे भी तो ऐसी ही खुशबू आती है। ऐसा ना कहा करें भाई गुलाम मोहम्मद। हम जैसे बेफैज लोग किसी को क्या फैज पहुंचा सकते हैं? वो और ही लोग होते हैं, बहुत ही नायाब नस्ल के हैं ये लोग। आपा जी, ये गुलाब देखें ना, बिल्कुल सुफियान बेटे की तरह है, खूबसूरत और चमकता हुआ। मैं आपा जी जरा परिंदों को बाजरा डाल दूं। सुफियान, बिनते मरियम साहिबा, खुतूत के इस सिलसिले ने मुझे रूहानी तौर पर आपके साथ जोड़ दिया है। मैं आपके जरीदे में सबसे पहले आपका कॉलम ही पढ़ता हूँ। जिस सुलझे हुए अंदाज में आप रिटायर्ड लोगों की मुश्किलात और उनके मसाइल को हल करने के बारे में मशवरे देती हैं, वो बहुत काबिल कदर बात है। मगर मुझे कहने दीजिए कि अभी तक आपके दिए हुए मशवरों ने मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचाया। मैं वहीं का वहीं खड़ा हुआ हूं। हो सकता है आप जिन बुढ़ों को अपने मशवरों से फैज़ पहुंचा चुकी हों, उनका दामन मेरी तरह दागदार न हो। गिल्ड का पौधा मेरे अंदर अब एक तनावर दरख्त बन चुका है। पूरी जवानी मैंने औलाद, स्टेटस और औरत के पीछे गंवा दी, और मिला क्या? ये तन्हाई जो रोज सुबह शाम जोरदार
चाबुक बरसाकर मेरे जिस्म की खाल उधेड़ देती है। आधी औलादें बाहर निकल गईं, ये कहकर कि इस मुल्क में बचा ही क्या है। मैं उनको कसूरवार क्यों ठहराऊं? ये तकिया कलाम तो मेरा भी था। और जो यहाँ बैठे हैं वो हलाल और हराम की तफरीक भूल चुके हैं। मैं झूठ क्यों बोलूं? अपनी जवानी में आगे बढ़ने के लिए किसी भी किस्म के समझौते को करने में मैंने कोई मुज़ायका नहीं समझा। फाइल्स के अंबार में सभी तो इस मुल्क के मुस्तकबिल को दबाते आए हैं, और अंबार में क्या कुछ दब कर रह जाता है, इसकी खबर लेने की किसी को जरूरत ही क्या है। जब बात पैसे पर आ जाए तो इस मुल्क में कौन होगा जो अपना दामन बचा सके। सबकी शक्लें एक सी हो जाती हैं। मैं जो एक फफूंदज़दा बुढ़ा हूं, जिसे कोई कबूल करने को तैयार नहीं। बड़ा बेटा चाहता है कि मैं मंझले के पास चला जाऊं। यकीनन छोटा चाहता होगा कि मैं ऐसी जगह चला जाऊं कि जहां से कभी भी वापस ना आ सकूं। बहुत डरपोक हूं मैं। बहुत डर लगता है मुझे मौत से। बहुत, वरना अपने बेटे की ये फरमाइश भी पूरी कर देता। सुबह खैर, जूस आपका हाजिर है। जीती रहो बेटा, जीती रहो। ओफो भाई, तुम क्यों बेटा इतनी जहमत करती हो? मुझे पे तो हाथ पांव चलाने दिया करो। सारा दिन अपने कामों में आप मसरूफ रहती हैं और हम आपके लिए इतने से काम भी ना करें। अच्छा ही बताओ, बच्चे उठ गए? उठ गए, तैयार हो रहे। एक तो अम्मा, ये सुफियान ने मुझे बहुत आजिज कर दिया। इसकी शरारतों से मैं तंग आ गई हूँ। आपको पता है, बिलाल के सर पे उसने गम लगा दी और उसके बाल बना रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहने लगे जेल लगा रहा हूँ। 1 घंटा लगा है मुझे उसको शैम्पू करके उसके बालों से गम निकालने में। और आप तो उसे बिल्कुल भी नहीं डांटती हैं। नहीं बेटा, डांटने की बहुत कोशिश करती हूँ, मगर जब उसकी शक्ल देखती हूँ ना तो हंसी आ जाती है। कार्टून। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज की डाक हाजिर है। ओहो, थैंक यू कौसर। अरे तुम दोनों यहीं बैठी हो? अरे जाओ जाओ, बच्चों को तैयार करो, नाश्ता दो, स्कूल की वैन आती होगी। चले अभी चले, हम यहाँ से चलते हैं। अम्मा चाहती नहीं कि हम इनके साथ घड़ी दो घड़ी बैठ जाएं। अच्छा भाई। पागल हो गई वो। देखो, बस ये ना थोड़ा सा काम खत्म कर लूं, फिर बैठ के खूब गप्पे लड़ाएंगे। पता नहीं कब खत्म होगा आपका ये काम। एक तो आपने ये रिसाले में जो लोगों के मसले मसाइल हल करने का काम शुरू कर दिया ना, इससे तो मुझे नहीं लगता आपको कभी फुर्सत मिलेगी। नहीं, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। जाओ बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
ये कहाँ चला गया? इधर आओ। बात क्या है? अम्मी ने मुझे बहुत जोर से डांटा। अम्मी ने बहुत जोर से डांटा? राबिया, तुमने क्यों डांटा बच्चे को? चलो चलो इसे प्यार करो, वरना ये स्कूल में भी अपसेट रहेगा। इधर देखो सुन, नानू से मेरी शिकायत लगाते चुगलखोर। नानू अम्मी फिर डांट रही है। डांट दे रही, चलो शाबाश, स्कूल की बहुत देर हो जाएगी, जाओ, शाबाश शाबाश। अम्मा आपने बिगाड़ा है, आपने बिगाड़ा है। बहुत हंसी आ जाती है इसको देखकर। मैं तन्हाई से मर रहा हूं। हर फर्द इंतजार कर रहा है एक फपूंज़दा बुढ़े की गली सड़ी लाश का। मुझे इस तंग घाटी से निकाल लें। खुदा के लिए मुझे इस बार किताबों और मौसीकी से दिल बहलाने का मशवरा मत दीजिएगा, क्योंकि किताबें उठाते हुए मुझे उबकाई आने लगती है और मौसीकी सुनते हुए मुझे सारे मरहूम गुलकार याद आने लगते हैं। तब मौत और खौफ का मिला जुला जायका मेरे अंदर घुलने लगता है। मैंने आपसे कहा था ना, मेरे पास जीने का कोई जवाज नहीं, कोई भी नहीं। अगर इस बार आपने मुझे इस मुश्किल से निकालने का कोई जामे हल नहीं बताया तो शायद नहीं, बल्कि यकीनन मैं कुछ कर बैठूंगा। हो सकता है यह खत मेरी जिंदगी का आखिरी खत हो। खैरंदेश अशफाक हुसैन। साहब जी, ये आपका खत है। आपका ग्रामी नामा मिला। पढ़कर एक अजीब सी बेसुकूनी का एहसास हुआ। इस तरह के अक्सर खतूत के जवाब मैं अपने कॉलम में देती आई हूं, लेकिन आपके खत की शायद तासीर ही कुछ और थी। मैं इस खत को पढ़ने के बाद से अब तक एक इस्तराब किसी कैफियत में हूं। सच बताऊं, मुझे आपके हालात से हमदर्दी जरूर है, लेकिन पता नहीं, मुझे अंदर ही अंदर ये भी यकीन है कि ये हालात आपकी अपनी वजह से पैदा हुए हैं। कीकर पर कभी गुलाब नहीं लग सकता और धुअर का फल हमेशा कड़वा होता है। इस हकीकत को क्या आप कभी झुठला सकेंगे? जिस औलाद के सामने आप ये नारा मारते रहे
कि इस मुल्क में कुछ नहीं, उस औलाद की लाताल्लुकी या बाहर भाग जाने पर आप नोह कना क्यों हैं? ये भी हो सकता है जिस किस्म की कमाई से आपने अपने ये होनहार ऑफिसर्स परवान चढ़ाए हों, उस कमाई में ही जातियात में घुसने की माफी चाहती हूँ। कुछ और तो आपके लिए नहीं कर सकती, मगर इतना जरूर यकीन दिलाती हूँ कि अगर आपने घर छोड़ने का फैसला ही कर लिया है तो मेरे गरीब खाने पर चले आइए। हो सकता है मैं आपके जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश में कामयाब हो जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। चाय। जीती रहो। आप रख दीजिए, मैं ले लूँगा। अच्छा। मैं ज़रा आप बिन्ते मरियम की साहबजादी हैं। जी। जीती रहे, जीती रहे। आपकी वालिदा घर पर नहीं है? अम्मा तो शाम से रात गए तक अपनी लाइब्रेरी में ही होती हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, वो मुझे आपके बारे में सब कुछ इन्फॉर्म कर चुकी हैं। आप चाय पी लीजिए, फिर मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। जी बेटा, मैं पी लूँगा। ज़रा ठंडी हो जाए। जी। वो दुरुस्त कह रही हैं आप, जीती रहे। मेरा यहाँ रहना यकीनन आप लोगों पर बार होगा। बिल्कुल भी नहीं, घर में बुजुर्गों की मौजूदगी से हमेशा बरकत होती है। बरकत? बरकत होती है, लेकिन मेरे तो वहाँ रहने से नहुसत छाई रहती थी चारों तरफ। ये है आपका कमरा, और ये रखी हुई है बेल। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई काम हो, बस बजा दीजिएगा और मैं और कौसर, हम दोनों में से कोई भी जिन की तरह से हाजिर हो जाएंगे। कौसर मेरी छोटी बहन है। और हाँ अंकल, इस घर में बहुत ढेर सारे बच्चे भी हैं। बाकी बच्चों की तो खैर है, लेकिन जो मेरा सबसे छोटा वाला है ना, उफ तौबा,
बहुत शैतान है। सुफियान नाम है उसका। ये छड़ी है ना, अपने पास ही रखिएगा आप। और अगर ज्यादा तंग करे दिखा दीजिएगा। मैं सामान लेकर आती हूँ आपका। इतना मिजाज आशना। क्या हुआ अम्मा, खैरियत तो है ना? बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई। लिखा पढ़ी का थोड़ा सा काम करती हूँ ना तो थक जाती हूँ। वो अशफाक हुसैन साहब आ गए? जी आ गए। बेटा तुम उन्हें हर घंटे के बाद चाय देती जाना, बहुत थकती है। स्ट्रांग चाय हो, दूध कम पत्ती ज्यादा और चीनी 1 चमचा। आप उन्हें पहले से जानती हैं? नहीं, मैं उन्हें क्यों जानूंगी? तुम्हें क्यों ऐसा गुमान हुआ? ये सब तो उन्होंने खत में लिखा था। अच्छा बेटा तुम्हें उनका ख्याल रखना है, बल्कि सबको। बुढ़ापे में बच्चों की तरह सबकी तवज्जो बटोरने की हिरस पड़ जाती है आदमी में। मुझे तो बहुत ही मजलूम और बेचारे से लगे अंकल। न जाने क्यों मुझे बड़ा तरस आया उन पे अम्मा। पता है उन्होंने मुझसे अपनी कुछ बातें शेयर की हैं। तौबा तौबा तौबा, इतना बुरा सलूक उनकी औलादों का उनके साथ। जरूरी तो नहीं है कि आला तालीम आला इंसानों को भी प्रोड्यूस करे। कभी कभी बड़ी बड़ी डिग्रियों के मलबे तले दबकर। तुम्हें उनकी बेचारगी पर बड़ा तरस आता है? मुझे नहीं आता। क्यों तरस नहीं आता आपको अम्मा? पता नहीं। अंकल आप चुप क्यों हो गए? आगे बताइए ना। कौशल बेटी तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, आराम करो, जाओ शाबाश। अरे अंकल, मैं आपके लिए नीम गर्म पानी बेरी के पत्ते डालकर लाती हूँ। आप कुछ देर तक पानी में पैर डाल के रखिएगा, फिर देखिएगा कुछ ही देर में पाँव की सूजन गायब हो जाएगी। ये तुम मेरे लिए सारा दिन इतना काम क्यों करती हो? अरे अंकल आपको पता नहीं है, अम्मा की सख्त आंखें है। अच्छा मैं भी आती हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं कौन सी कहानी सुना? शेर की। शेर जंगल का बादशाह, जब उसे शिकार नहीं मिला तो वो घास फूस खाने लगा। तो सबको पता चल गया, लो भाई अब जंगल के बादशाह का बस राजपाट खत्म हो गया। जंगल के बादशाह शेर की औलाद भी उसे आंखें दिखाने लगी। पहले तो उसने औलाद को खूब सुनाई, फिर वो औलाद की जवानी और गरजदार आवाज सुनकर डर गया, सहम गया और गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। अब भाई किसी को इस बात से भी गरज नहीं थी कि उस बेचारे बादशाह को घास फूस भी खाने को मिलती है या नहीं। ये बेटा गोशा नशीनी और गुमनामी, इसका वार बड़ा
चमत्कारी होता है, बदन के अंदर तक उतर जाता है। अंकल, शेर वाली कहानी अच्छी तो थी लेकिन समझ में नहीं आई। अंकल, मेरी भी समझ में नहीं आई। मेरी भी समझ में नहीं आई, लेकिन मेरे समझ में आ गई। अरे बेवकूफ, वो असली शेर नहीं होगा। अगर वो असली शेर होता तो घास क्यों खाता? ओ, ये मेरी बेटी ठीक कह रही है भाई। जिस तरह शेर असली नहीं होता, इसी तरह इंसान भी असली नहीं होता। पता नहीं असली इंसान को परखने की कसौटी क्या है। आप भी? आपको अम्मा परेशान परेशान सी नहीं लग रही? लग रही है। ये परेशानी अंकल के आने के बाद ही शुरू हुई है। मेरा ख्याल में इस घर में कभी कोई मर्द नहीं रहा ना, इसलिए। ठीक है, अम्मा ज़ईफ़ हैं, लेकिन थोड़ी बहुत झिझक तो होती होगी ना उनको। हाँ, यही बात होगी। अरे आप भी, बच्चे कहाँ हैं? अंकल के साथ लॉन में खेल रहे हैं। बहुत खुशगवार असर पड़ा है अंकल पर। उनकी सेहत कितनी अच्छी हो गई ना पहले से। पता है, अभी मैंने उनसे पूछा था कि आपको कोई याद तो नहीं आता, तो धीमी की मुस्कुराहट से बोले कि जन्नत में आकर जानू के अज़ाब को क्यों याद रखूँगा। वैसे बातें बहुत अच्छी करते हैं अंकल। पता है उस दिन क्या कह रहे थे मुझसे? कहने के तुम्हारी अम्मा की शख्सियत बड़ी अफसानवी सी लगती है। वैसे कौसर, कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि इस दुनिया में इतने बेगरज और बेलौस लोग भी होते होंगे। अगर जब अम्मा को देखती हूँ ना तो यकीन करना पड़ता है। अरे आप ही, मैं चढ़ा के भूल गई। आप हमेशा बातों में लगाती हैं मुझे। जी, अकेली मैं बातें कर रही थी ना, आप तो कर ही नहीं रही थी। ये कौन था? अम्मा होंगी। तो ये चली क्यों गई? कमाल है, मुझे खुद बुलवाया और अब छुपती फिर रही है। अंकल आप ले नहीं रहे, आप सेब खाए ना। ले, खाएं खाएं। मैं आ जाऊँ? आ जाओ, आओ। क्या बात है बेटा? अम्मा, वो अंकल आपसे मिलना चाह रहे हैं। उनसे कहो मैं उनसे मिलना नहीं चाहती हूँ। मगर क्यों? मेरा मतलब है, अंकल को बुरा लगेगा ना? क्या ये जरूरी है कि तुम इस बात पर मुझसे आर्गुमेंट करो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। I'm sorry अम्मा, I'm sorry। राबिया, इधर आओ। इधर बैठो बेटा। कुछ दिनों से मौसम
अजीब सी आंख में चूली खेल रहा है। जब लगता है कि तेज बारिश होगी तो अचानक चमकीली धूप निकल आती है। जब यूं महसूस होता है कि अब बारिश नहीं होगी तो तेज तेज बूंदें आंगन को जल थल कर देती हैं। इंसान की तवक्कुआत भी कुछ ऐसी ही गैर यकीनी पेशन गोइयां बनकर रह गई हैं। अम्मा, आप डिस्टर्ब हैं? नहीं तो हाँ, मैं डिस्टर्ब हूं। अंकल की वजह से? नहीं, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं उस शख्स का सामना नहीं करना चाहती हूं। मैं एक फैसले पर पहुंचना चाहती हूं और चंद दिन में पहुंच जाऊंगी। अम्मा, कैसा फैसला? है एक फैसला। राबिया, बेटे ये बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? हाँ, आ जाएगा, 3-4 दिनों में आ जाएगा। देखो राबिया, बेटा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कराची के बजाय अब तुम किसी दूर दराज छोटे शहर में चली जाओ। वहां ब्रेल की टीचर की बहुत जरूरत है। अम्मा, आप हमें निकाल रही हैं? पगली पगली कहीं की। माँ कभी अपनी बेटियों को छोड़ सकती, उससे उससे अलग रह सकती नहीं। आधे गोरे आधे काले।
जी कोई कहता था ये मेरा दिल कहता था कोई है, कोई ऐसा चेहरा जो कोहर में डूबने के बावजूद कुछ कहता है, कोई है। अरे बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी हो, बस तुम्हारे सर के बालों में थोड़ी सी बर्फ गिर गई, बस। ताजमहल बिल्कुल नहीं बदली तो। हाँ, तुम कहीं जा रही हो? अब हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते, मुझे जाना है। हो नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। ये आप हैं अशफाक हुसैन साहब, लरसते कांपते, न सांसें संभलती हैं न बढ़ापा। 7 औलादों के होते हुए भी आज यहां तन्हा खड़े हैं। ये जगह ना होती तो कहां जाते आप? किसी दिन आपकी औलाद आपको कूड़े के ढेर पर फेंका थी। बताइए, इससे क्या मुख्तलिफ होता आपके साथ? तुम सुना सकती हो ताजमहल, सुना सकती हो, तुम्हें पूरा पूरा हक है। शुक्र है मुझे आपसे कोई औलाद नहीं हुई, वरना वो भी आपकी औलादों की तरह इस मुल्क को गालियां देकर बाहर चले जाते। आपके पास क्या बचा है सिवाय लाचारी के? फिर क्यों तूने इतनी जल्दबाजी की मुझे छोड़कर जाने की? क्यों? दो मुख्तलिफ सोचें थी हमारी और आपकी, दो मुख्तलिफ आइडियोलॉजी थी। सोचे तो बदल सकती हैं, लेकिन नजरियात वो इंसान की आखिरी सांस तक उसके साथ चिमटे रहते हैं।
अब ये ना कहिएगा आप कि आपके नजरियात बदल चुके हैं। दर हकीकत आपके नजरियात का गला घोंटा है आपकी कमजोरी, बीमारी और बुढ़ापे ने। आपने खुद को कब इस मुल्क का बाशिंदा समझा था? अपने देश में अजनबी थे आप। अपने देश और अपने मुल्क को लूटते हुए आपको कोई शर्मिंदगी, कोई मलाल नहीं हुआ। आपने हराम और हलाल का फर्क को मिटाकर परवरिश की थी ना अपने औलादों की। घिन तो मुझे उस रोज आपसे आई थी जब आपने अपनी बीवी को तश्त में सजाकर अपनी तरक्की का ख्वाब देखा था। हाँ, बहुत बुरा किया आपने अपने मुल्क और माशरे के लिए। फिर क्यों खैर और सुकून की दुआ मांगते हैं आप जैसे लोग? बताएं। तुम बेफिक्र रहो ताजमहल, मैं वापस लौट जाऊंगा। नहीं, आप यहीं रुकेंगे। आपसे अलहदा होने के बाद मैंने ये बात जानी कि जिन लोगों की सोच इज्तिमाई होती है वो ही बड़े फायदे में रहते हैं। अनगिनत रिश्ते अपनी बाहें फैलाए उनके मुंतज़िर रहते हैं। हाँ, रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं और तकसीम हो जाते हैं। उस तकसीम होने में भी एक अजीब सा मजा है। मैंने तुम्हें बड़ी ज़हनी अज़ियत में मुब्तला रखा। शायद खुदा ने तुम्हें इसीलिए नवाजा है। इतनी नेकी, इतनी पाकसावला, मुझे तो रश्क आता है उन्हें देखकर। मुझ जैसे गैर के साथ बिछ जाते हैं वो, तो उनके दिलों में तुम्हारा क्या मकाम, क्या रुतबा होगा। ठीक कहते हैं आप इशफाक हुसैन साहब। बहुत ही सादतमंद है मेरी औलाद। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर फैली हुई है मेरी औलाद। मैंने आपसे कहा था ना
रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं और तकसीम हो जाते हैं। और इस तकसीम में जो मजा है, जो लज्जत है, वो आप कभी नहीं जान सकते, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अरे लाइट्स ऑन है अभी तक। ये आपका अखबार, ये लीजिए। बेटा। जी। ताजमहल। अम्मा तो चली गई। कहाँ चली गई होगी? बता कर नहीं गई अंकल, बस इतना कहा था कि मैं राब्ते में रहूंगी। अंकल एक बात और आपको बतानी है। हाँ। मैं और कौसर भी जॉब के सिलसिले में शायद बहुत जल्द यहाँ से चले जाएं। अम्मा ने हमारी जॉब के लिए बहुत कोशिशें की, बहुत कोशिशें की। पता नहीं जिंदगी में हम उनका यह एहसान कभी उतार भी पाएंगे या नहीं। माँ का एहसान उतारा नहीं जाता बेटा, दिल में रखा जाता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। तो ये तुम्हारे बच्चे इन्हें भी साथ ले जाओगे? नहीं अंकल, वो यहीं पे रहेंगे, बल्कि कुछ और बच्चे भी आ रहे हैं। वो लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? अम्मा की ख्वाहिश है इसलिए। सुफियान को बेटा अपने साथ ले जाना, वो तुमसे बहुत अटैच है, फिर उसका तो बाप भी नहीं है। सुफियान मेरा बेटा नहीं है। आप ये बात नहीं जानते। इस घर में जितने बच्चे आप भागते दौड़ते देख रहे हैं ना, मेरे और कौसर के नहीं। कुछ भी तो नहीं है उनके और हमारे बीच। ये बच्चे कौन हैं, कहाँ से आए? ये वो बच्चे हैं जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अम्मा इन्हें सड़क से उठाकर लेकर आई थी, लेकिन अम्मा के होते हुए भला इनको किस चीज की फिक्र है। वो तो चली ही गई।
लेकिन वो जहां कहीं भी जाएंगी ना, ऐसा ही एक अच्छा सा घर और बसा लेंगी। कुछ और चेहरे होंगे जो उनको खोजते होंगे। अब इस घर का चार्ज जो है वो डॉक्टर आमिर संभाल लेंगे। आमिर? अम्मा उन्हें भी फुटपाथ से ही उठा कर लेकर आई थी। उन्हें तालीम दिलाई, उन्हें डॉक्टर बनाया। बड़े दीवाने हैं वो अम्मा के। दीवाने? अंकल, मैं जेल में थी अपने शौहर को कत्ल करने के झूठे इल्जाम में। और कौसर, उसके ऊपर यह इल्जाम था कि उसने अपने सौतेले बाप को मारा है। अम्मा ने हमारे लिए वकील किया, हमें रिहाई दिलवाई। पता नहीं क्यों, जबकि कोई रिश्ता भी नहीं था, कोई ताल्लुक भी नहीं था। एक बार मैंने उनसे ये सवाल किया था। कहने लगी, तुम्हारे और हमारे बीच में दर्द का रिश्ता है, जो सबसे बड़ा रिश्ता है। अंकल, मैं अक्सर खुद से एक सवाल करती हूं, मगर मुझे उसका जवाब नहीं मिलता। आप बताएंगे? अंकल, इस दुनिया में क्या अम्मा जैसे और लोग भी होंगे? हाँ? इस दुनिया में क्या अम्मा जैसे और भी लोग होंगे? शायद होते हो, मगर बहुत कम, बहुत कम बेटा। बेटा, तुम पढ़ते हो? कौन पढ़ाएगा? कहाँ रहते हो? यहीं फुटपाथ पर। माँ बाप हैं तुम्हारे? नहीं। कोई और रिश्तेदार है? नहीं। पढ़ना लिखना चाहोगे? हाँ। मेरे साथ मेरे घर में रहोगे? हाँ। खाना खिलाएंगे? हाँ, बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगी। तुम्हें स्कूल भेजूंगी, वहां तुम पढ़ना लिखना। मेरे साथ मेरे घर चलोगे ना? देखो बेटा, मैं उम्र की आखिरी सीढ़ी चढ़ रही हूं। पता नहीं किस पल क्या हो जाए। मैं चाहती हूं तुम जैसे बहुत से बच्चे पढ़े लिखे अपने मुल्क की खिदमत करें। आओ शाबाश, तुम मेरे साथ चलो।